14 अक्टूबर, हिंदू पेज 14, नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व अरुणाचल के एकदम ईस्ट में है, म्यांमार बॉर्डर के पास। इसमें आपको कुछ जगहों पे एलिवेशन सिर्फ 200 मीटर का है मीन सी लेवल से। 200 मीटर मतलब लगभग जितना दिल्ली का है, दिल्ली जितना, ठीक है। एंड 4,500 मीटर के भी इसमें कुछ एरियाज हैं इतनी ऊंचाई के। फॉर रेफरेंस आप सोच सकते हो कि शिमला का एलिवेशन 2,500 मीटर से भी कम है और इसका 4,500 मीटर, यानी कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी वाले इलाके भी हैं एंड एकदम ठंड वाले भी। तो आपको यहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन मिल जाएगी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू आर्कटिक। लायन, टाइगर, इन सबको बिग कैट्स कहते हैं। तो इस नेशनल पार्क में 3 बिग कैट्स मिलती हैं, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। स्नो लेपर्ड यहाँ पे होता होगा क्लाइमेट की वजह से, लेकिन कभी कंफर्मेशन उसकी नहीं मिल पाई है। स्नो लेपर्ड को माउंटेन गोस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसको देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसका रंग थोड़ा बहुत स्नो जैसा होता है। स्नो लेपर्ड अकेली ऐसी बिग कैट है जो दहाड़ती नहीं है। टॉरिफेक्शन क्या होता है? देखो पेज नंबर 14 पे इसका मेंशन है। सिंपल सी बात है कि जब चावल को काटा जाता है उसके बाद जो स्टबल बचता है वो स्टबल हम कैटल को नहीं खिला सकते हैं क्योंकि उसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान उसको जल्दी से डिस्पोज करने के लिए पूरे स्टबल में आग लगा देते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एक सोल्यूशन ये है कि आप स्टबल की कटिंग करो एंड उसकी ऐसी कटिंग करने के बाद मशीन से उसको कंप्रेस करके पैलेट्स में कन्वर्ट कर लो, राइट। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आप इसको पार्शियली जला सकते हो, यानी कि इसका पायरोलिसिस कर सकते हो। पायरोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एयर में इसको जलाया जाता है 200-300 डिग्री पे। उससे ये पार्शियली जलता है, पूरी तरह नहीं जलता। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद आप इसकी बायोमास को फायरिंग कर सकते हो, यानी कि जब आप ये प्रोसेस कर लोगे उसके बाद कोल पावर प्लांट में जहाँ पे कोयला जलाया जाता है वहाँ पे कोयले के साथ थोड़ा बहुत ये भी डाल सकते हो। तो उससे स्टबल बर्निंग की दिक्कत पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्टबल को आप फिर कोल पावर प्लांट में जलाओगे। तो ये एक इको फ्रेंडली तरीका है। स्टबल बर्निंग की दिक्कत पिछले कुछ सालों में ही क्यों आ रही है, क्योंकि चावल तो हम बहुत पहले से उगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये दिक्कत आई है पिछले 3-4 सालों से। उसका रीज़न जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, वीडियो खुलेगी, वीडियो के शुरू में ही आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन में डिफरेंस जानना हो तो इस PDF पे क्लिक करना, इसके पेज नंबर 21 पे डिफरेंस एक्सप्लेन्ड है। कल के हिंदू में पेज नंबर 5 पे सिलेंडर लॉरिस दिया था, हमने कवर नहीं किया था तो पढ़ लेते हैं। IUCN स्टेटस, जो ग्रे वाला होता है वो नियर थ्रेटेंड है, रेड वाला एंडेंजर्ड है। साउथ इंडिया और श्रीलंका में बहुत जगह पाया जाता है। ये इंसेक्ट और पेस्ट खाता है, इसलिए जिस इलाके में सिलेंडर लॉरिस होता है उस इलाके में किसानों को बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट और पेस्ट कम होते हैं। ये थोड़ा सा उल्लू की तरह दिख रहा है ना, उल्लू की ही तरह रात को जगता है, दिन में सोता है, यानी कि नॉक्टर्नल होता है। ये लगभग हमेशा ही पेड़ पे रहता है, डैट इज इट इज़ आर्बोरियल। तमिलनाडु ने इंडिया की पहली सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी बनाई है। कहाँ पे? कडुवुर में। तो कडुवुर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी इंडिया की पहली सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी है। इससे पहले भी तमिलनाडु ने पिछले कुछ महीनों में इंडिया की पहली ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया था पाल्क बे में। पाल्क बे कहाँ पे है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, बिल्कुल। एंड तमिलनाडु ने अपना 5th एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर किया था अगस्तमलाई में। पहला एडिटोरियल सोशल जस्टिस के बारे में है। मॉडर्न इंडिया में सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे लोगों ने पहल करी थी। फिर BR अम्बेडकर के एफर्ट्स के बाद सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए थे। 1935 तक सरकार ने दलित और आदिवासियों को एज SC एंड ST रिकॉग्नाइज कर लिया था एंड हमारे संविधान के लागू होने से SC और ST को एजुकेशन एंड जॉब्स में रिजर्वेशन मिलने लगी। बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार ने आर्टिकल 340 के तहत 2 कमीशंस बनाए थे। 1953 में कलेलकर कमीशन एंड 1978 में मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने कहा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जो कि 1990 में सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था।
फिर सरकार को रियलाइज़ हुआ कि जॉब्स में रिजर्वेशन देने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ओबीसीज़ के पास तो कॉलेज की डिग्री ही नहीं है। तो इसलिए सरकार ने 2006 में ओबीसीज़ को हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दे दी थी। इन सब चीज़ों में पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए हमने कभी धर्म को बीच में नहीं आने दिया। मंडल कमीशन ने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में भी पिछड़े वर्गों को रिकॉग्नाइज किया था। एंड जिन लोगों ने जानबूझ के धर्म का एंगल बीच में जोड़ने की कोशिश करी थी, सोसाइटी में नफरत फैलाई थी, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया। सरकार ने सोसाइटी में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करी थी एंड लोगों को समझाया था कि को एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, यानी कि अगर किन्हीं भी दो ग्रुप्स के विचार नहीं मिलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो साथ में नहीं रह सकते हैं। रिजर्वेशन, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कोटा, ये सब हमने क्लास 28 में डिस्कस किया था। दूसरा एडिटोरियल फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में है। एक साल में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व $100 बिलियन गिर चुके हैं। लोग कहते हैं कि इसका जिम्मेदार आरबीआई है, क्योंकि गिरते हुए रुपये को संभालने के लिए आरबीआई डॉलर्स बेचे जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आरबीआई सिर्फ रुपये डॉलर एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी को कम कर सकता है। जो उतार चढ़ाव एकदम झटके से होता है रुपये डॉलर वैल्यू में, उस झटके को थोड़ा सा स्मूथ कर सकता है आरबीआई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो उसका रीज़न आरबीआई नहीं है, बल्कि हमारी फॉरेन ट्रेड है। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे अगर बाहर के देशों में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे उस डिमांड को पूरी करने के लिए। वो डिमांड कम हो गई तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं, अब तेल हो गया महंगा तो फिर हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा डॉलर्स हमारे देश से बाहर जाएंगे। तो ये कुछ एक्सटर्नल रीजंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। कुछ हैं इंटरनल रीजंस, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट आए दिन छोटी छोटी चीज़ों पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन ट्रेड में उतार चढ़ाव होता है। दूसरा, हमारी फैक्ट्रीज सामान बना के बाहर बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन जब वो कोई सामान बनाती हैं तो उनको कुछ कॉस्ट लगती है, इनपुट्स की कॉस्ट। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी कि फैक्ट्रीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो वो फैक्ट्रीज़ कॉम्पिटिटिव रेट पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, उनके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्हीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से हमारी फॉरेन ट्रेड फ्लक्चुएट होती है। जब हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा, तो क्या होता है? ऐसे सोचो कि मान लो आप एक व्यापारी हो, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी है, आपने सपोज एक आईफोन इंपोर्ट किया 1 लाख रुपए का। जब आपने इंपोर्ट किया है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर के अंदर, आपके पास 100 रुपये है, तो आप अपने 1 लाख रुपए एसबीआई को दोगे, एसबीआई उस 1 लाख रुपए को देगा आरबीआई को, आरबीआई उस 1 लाख रुपये को रख के इक्विवेलेंट अमाउंट के डॉलर्स देगा एसबीआई को, और एसबीआई आपको डॉलर्स दे देगा और आप यूएसए में वो डॉलर्स भेज दोगे। क्या समझे कि जब डिमांड लोगों की तरफ से आ रही है, यानी कि कंपनीज की तरफ से, जब भी कोई इंसान कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसको पेमेंट डॉलर्स में करनी है, तो वो आरबीआई से डॉलर्स इनडायरेक्टली निकलवाता है। आरबीआई मना तो कर नहीं सकता, उसको डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आरबीआई डॉलर्स देता है, और जब आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स में बहुत सारे डॉलर है और अब कॉन्स्टेंटली आरबीआई से डॉलर मांगे जा रहे हो, तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स छोटे होते रहेंगे, उसमें से डॉलर्स कम होते रहेंगे। अब समझे कि फॉरेक्स रिजर्व्स को कम होने का रीज़न आरबीआई नहीं है, बल्कि डिमांड फॉर डॉलर्स है। हम लोग ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी इस समय अच्छी नहीं है या फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको इसको सुधारने के लिए इसका सही रीज़न, डायग्नोसिस सही होना चाहिए। अगर इसका रीज़न आप आरबीआई को मानते रहोगे तो आप कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। आपको देखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर इस समय हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री सुधार सकती है अच्छी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बना के।
रूपी स्लाइड पेज नंबर क्लास नंबर 78 में पढ़ा था, एंड फॉरेक्स के ऊपर हमने 4 अक्टूबर के एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल देखा था। यहाँ पे रोज सोने से पहले एक आर्टिकल की समरी अपने शब्दों में ज़रूर लिखो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में लिखने के ही नंबर मिलते हैं, पढ़ने के नंबर नहीं मिलते हैं।